Yes, students, today we will discuss about the periodic functions. Yesterday we were discussing about phase and phase difference. Phase क्या होता है, phase difference क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था और एंगुलर वेलोसिटी और यू कैन से दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इनको हमने डिस्कस किया था जिसको हमने ओमेगा से लिखा था. So the last topic was angular frequency which was written as omega. The formula is 2 pi upon t. T is the time period, or you can say that the formula is 2 pi nu. 2 pi into frequency multiply by frequency. ये इसका यूनिट क्या था, रेडियन पर सेकेंड. सो दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो हमने फेज डिफरेंस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इन सबको स्टडी कर लिया. डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट को भी देख लिया था हमने, एम्पलीट्यूड को भी समझा. एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. कोई भी पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, उसकी मीन पोजीशन से वो जितना दूर जा सकता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, उसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड. और इसको हम कैपिटल ए से लिखेंगे पूरे चैप्टर में. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पीरियोडिक फंक्शन. देखिए पीरियोडिक फंक्शंस, ये पीरियोडिक फंक्शंस की क्या जरूरत पड़ेगी. सबसे पहली बात, ये जो ऑसिलेटरी मोशन है और वाइब्रेशन है, ये एक रिपीटेटिव मोशन है. रिपीटेटिव मोशन है, बार बार कुछ समय के बाद क्या होता है, रिपीट होता है. तो हमें इस तरह की इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी जो कुछ समय के बाद फिर से क्या हो, रिपीट हो, जिनके जो सॉल्यूशंस हैं, जिनके जो आंसर्स हैं, वो हर एक कांस्टेंट टाइम के बाद में, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद में सेम आने चाहिए उनके जो रिजल्ट्स हैं. तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग पीरियोडिक फंक्शंस बोलते हैं. इनको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस. ओके, अब ये जो पीरियोडिक फंक्शन है, इसके लिए मैं आपको कुछ डिस्कशंस करते हैं. हम लोग एक पार्टिकल के बारे में बात करते हैं और एक साइन वेव के बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पर मेरे पास एक पार्टिकल है जो अपनी मीन पोजीशन से ऑसिलेशंस कर रहा है. ये इसकी मीन पोजीशन है. दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. ये मीन पोजीशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है ऐसा, और यहाँ तक डिस्प्लेस होता है. दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम किससे लिखते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम ए से लिखते हैं, एम्पलीट्यूड. इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये डायरेक्शन को मैंने प्लस मान लिया. फिर ये ऐसा ऑसिलेट करता हुआ एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा. एक्सट्रीम पोजीशन से फिर दोबारा किस तरफ आएगा, मीन पोजीशन की तरफ आएगा. और कितना वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो आंसर है हाफ वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगा. इसी तरह से अगर ये पार्टिकल मीन पोजीशन से अब दूसरी तरफ जाएगा तो इस तरफ भी डिस्प्लेस होगा, और यहां तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, ए. अगर इधर 10 सेंटीमीटर जा रहा है तो इस तरफ भी कितना सेंटीमीटर ये डिस्प्लेस होगा अपनी मीन पोजीशन से, 10 सेंटीमीटर. लेकिन इसको नेगेटिव लिखना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन भी तो हमें बतानी है. यहाँ पे प्लस ए का मतलब है कि मीन पोजीशन के इस तरफ गया, माइनस ए का मतलब है मीन पोजीशन के इस तरफ गया. तो आप किसी को भी प्लस और माइनस ले सकते हैं. अगर आपने इस डायरेक्शन को प्लस ले रखा है तो उसको माइनस लिख देंगे, ऐसा कर सकते हैं. उससे इक्वेशंस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. तो अब ये पार्टिकल यहां पर आ चुका है और डिस्प्लेसमेंट कितना कर चुका है, माइनस ए. सो दिस पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन. ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, ऑसिलेशंस कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है. ओके, अब जो साइन वेव होती है वो भी एक रिपीटेटिव मोशन को रिप्रेजेंट करने के काम में आ सकती है. जैसे कि आपको कुछ वैल्यूज मैं बताता हूँ, ये वैल्यूज आपने पढ़ रखी है. साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री इज 0. साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज 1. साइन 180 डिग्री 0. साइन 270 डिग्री इट इज -1. एंड साइन 360 डिग्री इट इज 0. फिर से वैल्यूज रिपीट होंगी, फिर से वैल्यू क्या होंगी, रिपीट होंगी. 450 डिग्री, ये ऐसा सारी वैल्यूज मैंने यहां पर लिख दी हैं. 450 डिग्री, जैसे ही 450 डिग्री आएगा फिर से ये हो जाएगा +1. 540 0. 630 -1. 720 अगेन 0. देन 810 आएगा तो ये हो जाएगा +1. फिर 900 आएगा तो 0. तो देख लीजिए वैल्यूज रिपीट हो रही हैं. 0 1 0 -1 0 1
0 -1 0 1 0 फिर -1, इस तरह से ये क्या करता रहेगा, ये रिपीट होती रहेगी वैल्यूज। तो यहाँ पर देखिए ये भी एक रिपीटेटिव मोशन को रिप्रेजेंट करने के काम में आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्लस से माइनस से लिखे, वहां पर हम 0 और 1 लिख रहे हैं, +1 और -1 लिख रहे हैं, 0 +1 0 -1। अब अगर इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाना चाहूँ तो क्या डायग्राम बनेगा, देखिए इसके लिए मैं इसका रिप्रेजेंटेशन करना चाहूंगा और वो रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है प्लस से, यहाँ पर 0 डिस्प्लेसमेंट 0 है और यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है -से। और इसको टाइम पीरियड की लैंग्वेज में अगर हम लिखना चाहेंगे तो कितना आएगा, T/4, T/2, 3/4T एंड कैपिटल T। तो इस पार्टिकल के मोशन को मैं इसमें रिप्रेजेंट कर रहा हूं और फिर मैं साइन वेव को बनाऊंगा, दोनों वेव्स आपको एक जैसी मिलेंगी। यहां पर देखिए जब टाइम 0 था तब ये मीन पोजीशन पर था, जब ये यहां पर पहुंच गया तो कितना टाइम हो चुका है, T/4 और ये इसकी पोजीशन है। तो यहां पर हम इस ग्राफ को बनाएंगे, ये इसकी पोजीशन आ गई T/4 पे। फिर ये यहां से एक्सट्रीम पोजीशन से किस तरफ आया, मीन पोजीशन की तरफ आया और हाफ वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया। तो कितना टाइम पीरियड हो चुका होगा, हाफ टाइम पीरियड। तो यहां पर टाइम कितना हो चुका है, T/2, T/2। इसके बाद में अब ये मीन पोजीशन के दूसरी तरफ जाएगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट -a करेगा। तो ये मीन पोजीशन के दूसरी तरफ जा रहा है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट -a कर रहा है। यहां पर क्या था, यहां पर ये +a था। ओके, अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करने के बाद दोबारा कहां से आएगा, दोबारा मीन पोजीशन पे आएगा। तो 3/4T 75% ऑसिलेशन कंप्लीट करने के बाद ये दोबारा से इस पोजीशन पे आ जाएगा, मीन पोजीशन पे। तो देख लीजिए अब ये ग्राफ रिपीट होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये ग्राफ को रिपीट करके भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर हम लोग लिखेंगे फिर 5/4T, नेक्स्ट 3T, sorry not 3T, it will be 2T, 3/4, 4/4 and 5/4, this is 2T। नेक्स्ट आ जाएगा 7/4T एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। फिर ये फिर से मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर जाएगा +a पर, फिर दोबारा से मीन पोजीशन पे आएगा, फिर दूसरी तरफ जाएगा, फिर दोबारा से मीन पोजीशन पे आएगा। तो ऐसा चलता रहेगा। तो इस तरह से ये मोशन क्रिएट होगा। इट विल बी 6/4, 3/2T होगा ये वाला। ओके, तो इस तरह से हम लोग टाइम पीरियड लिख सकते हैं और यहाँ पर दिख रहा है कि ये मोशन रिपीट हो रहा है। तो बार बार मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर जाता है, फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से मीन पोजीशन पे आता है। तो इस ऑसिलेशन को हम इस वेव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं लिखना चाहते तो हम यहाँ पर फेज भी लिख सकते हैं। अगर टाइम पीरियड नहीं लिखना चाहते तो हम इसको किस लैंग्वेज में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, फेज की लैंग्वेज में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देखिए मैं अब इसको फेज की लैंग्वेज में लिखता हूं। दिस एक्सिस इज फेज ऑफ द पार्टिकल। यहां पर क्या होगा, यहां पर इसका फेज क्या होगा, मीन पोजीशन पे, दिस इज द मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन पर इसका फेज होगा 0। तो जब ये यहां पर चला जाएगा फेज कितना हो जाएगा, π/2। फिर वापस आएगा, कितना फेज हो जाएगा, 180 डिग्री मतलब कि पाई। फिर इस तरफ जाएगा तो कितना फेज हो जाएगा, 3/2π मतलब कि 270 डिग्री। फिर वापस आएगा तो कितना फेज होगा, तो होगा 2π। तो अब इसको फेज की लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, पहले जब फेज 0 था तब मीन पोजीशन पर है, जब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर चला गया +a एम्पलीट्यूड पर चला गया तब इसका फेज कितना हो गया, π/2। तो यहाँ पर लिखेंगे 5/2। जब ये मीन पोजीशन पे वापस आया, ऐसा ऊपर जाकर के वापस आया, तो उस समय पर इसका फेज कितना हो जाएगा, उस समय पर इसका फेज हो जाएगा π। नेक्स्ट, फिर मीन पोजीशन को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएगा और इस पोजीशन पर पहुंचेगा, तब इसका फेज होगा 3/2π। फिर वापस यहां से चलेगा मीन पोजीशन की तरफ और 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, तो फाइनली इसका फेज कितना हो जाएगा, 2π। तो ये जो 2π फेज होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आंसर है 1 वाइब्रेशन को। अगर मैं बोलता हूं कि किसी पार्टिकल का फेज 2π है तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि वो 1 वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुका है, 1 ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका है।
ये ऐसा ऊपर गया, वापस आया, नीचे गया, वापस आया, और वन ऑसिलेशन कंप्लीट, और उसको हमने इस वेव से रिप्रेजेंट किया, एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे चलता रहेगा। तो ये जो ऑसिलेटरी मोशन है, हम इसको एक वेव के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अब इसी तरह से आगे बढ़ाना है। तो 2 पाई कंप्लीट हो चुका है, फिर से ये पूरा ऑसिलेशन एक करेगा, तो फेज कितना हो जाएगा 4 पाई, फिर एक ऑसिलेशन और करेगा, फिर फेज कितना हो जाएगा 6 पाई। तो 4 पाई किसको रिप्रेजेंट करेगा कि 2 वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं, 6 पाई किसको रिप्रेजेंट करेगा कि 3 वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए यहां पर मैं लिखता हूं इसको, 2 पाई के बाद में आएगा 5/2 पाई, नेक्स्ट π/2 ऐड करते जाना बस इसको, नेक्स्ट हो जाएगा 3 पाई, नेक्स्ट 7/2 पाई, एंड दिस इज 4 पाई। तो यहां पर ये पार्टिकल फिर से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर गया, फिर ये दोबारा मीन पोजीशन पर आया, ग्राफ को सही करते हैं, ये फिर से मीन पोजीशन पर आया, मीन पोजीशन पर आने के बाद फिर से दूसरी तरफ डिस्प्लेस हुआ, और फिर से मीन पोजीशन पर आ गया 4 पाई। तो इस तरह से इसने कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट कर लिए, तो आंसर है इसने 2 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिए। अब ये जो मैंने π/2 पाई, 3/2 पाई ये लिखा, ये यही तो बातें हैं। देखिए ध्यान से, ये साइन 0 डिग्री क्या वैल्यू होती है 0। अब इसको +a और -a ना लिख करके मैं ये लिख देता हूं, +1 और -1 लिख देता हूं, तो ग्राफ तो सेम बनेगा ना। ये +1 और -1 लिख दिया। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री पर कितनी वैल्यू है 0। ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये रहा, इनको मार्क कर रहा हूं मैं, देखते रहना ध्यान से। नेक्स्ट साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मतलब है साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है +1, दिस इज द सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब है साइन पाई, 180 डिग्री को किससे लिखेंगे पाई से लिखेंगे, सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। 270 डिग्री, 270 डिग्री जिसको हमने किससे लिखा था 3/2 पाई से लिखा था, सो दिस इज द 270 डिग्री। कितनी वैल्यू आ रही है -1, इसका मतलब ये मीन पोजीशन से दूसरी तरफ ऑसिलेट कर रहा है। इसके बाद में यहां पर फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास कितनी है 360 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब है 2 पाई। तो ये वाला जो पॉइंट था, दिस पॉइंट, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यही तो बता रहा है कि यहां पर फेज कितना हो चुका है 2 पाई हो चुका है, मतलब 360 डिग्री हो चुका है। नेक्स्ट इज 450 डिग्री, 450 डिग्री को किससे लिखा जाता है 5/2 पाई से लिखा जाता है, तो मैंने यहां लिख रखा है 5/2 पाई, और वैल्यू कितनी है +1, तो ये ग्राफ फिर से किस तरफ चल पड़ा +1 की तरफ। नेक्स्ट 3 पाई, 3 पाई इज द 540 डिग्री, द वैल्यू इज 0, तो ये 0 पर हमने इसको मिला दिया 3 पाई। नेक्स्ट 630 डिग्री, 7/2 पाई, और कितनी वैल्यू है -1, तो ये लिखा हुआ -1, ये -1 को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पीक वैल्यू है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसके बाद में 720 डिग्री, ये जो 720 डिग्री है इसी को तो 4 पाई बोला जाता है, 720 डिग्री को ही तो क्या बोलते हैं 4 पाई। तो ये 4 पाई को यहां पर ये वाला पॉइंट मिला 0, ये वैल्यू लिखी हुई है साइन 720 डिग्री इज 0। तो देख लीजिए इस मोशन को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए प्लस से माइनस से लिखा था, और उसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया +1 -1 से रिप्लेस कर दिया, तो यही सेम वेव आ रही है इस फंक्शन को, इस पीरियोडिक मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, साइन फंक्शंस का यूज कर सकते हैं और कोसाइन फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं। कोसाइन का भी तो यूज कर सकते हैं, कोस की वैल्यू भी तो रिपीट होती है, कोस की वैल्यूज भी तो क्या होती हैं रिपीट होती हैं। उसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसका ग्राफ भी बना करके बता देता हूं मैं, वो 90 डिग्री आगे चलेगा ग्राफ। तो हम लोग जो इक्वेशंस लिखेंगे वो कोस और साइन की टर्म्स में लिख सकते हैं। कोस 0 डिग्री +1, कोस 90 डिग्री 0, कोस 180 डिग्री -1, कोस 270 डिग्री 0, कोस 360 +1, 450 0, 540 डिग्री -1, 630 डिग्री 0, 720 डिग्री +1। देख लीजिए रिपीट हो रही है क्या वैल्यू,
+1 0 -1 0 +1 0 -1 0, तो ये भी रिपीटेशन को बता रहा है। तो अब इसकी वेव कैसे बनाएंगे? इसकी वेव यहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी। देखिए क्या डिफरेंस रहेगा, दिस इज साइन वेव, दिस इज साइन वेव, ये एक साइन वेव है। इसमें भी हम लोग यही लिखेंगे +1 एंड -1, दिस इज 0, और यहां पर मैं इनके फेज लिखता हूं, फेज इज π/2, पाई, सेम लेते हैं वैल्यूज, ग्राफ नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा फिर। यहां पर हमने लिखा है π/2, और इस पोजीशन पर हम लिखेंगे पाई। नेक्स्ट 3/2 पाई, दिस इज द पोजीशन ऑफ द 3/2 पाई। नेक्स्ट 2 पाई, 5/2 पाई, and 3 pi, and so on. And in this, on this axis we are donating the phase, हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये +1 और -1, ये मैक्सिमम पीक वैल्यूज है इसकी, ये -1। ओके, अब इनकी वैल्यूज को देखिए, cos 0 +1, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। cos 90 डिग्री, cos π/2 इज 0, तो ये सेकंड पॉइंट होगा। cos 180 डिग्री, यहां से वैल्यूज देखते जाइए, cos 180 डिग्री -1, तो cos पाई पर हमें इसको कहां पर लेकर के जाना पड़ेगा ग्राफ को? -1 पे, सो हियर इट इज -1। ये -1 पे आ गया ग्राफ। -1 पे आने के बाद 270 डिग्री पे क्या वैल्यू है? 270 डिग्री पर 0 है, तो इस ग्राफ को फिर कहां ले आए? 3/2 पाई पर 0 पर आ गया। फिर से फिर 2 पाई पर कहां चला जाएगा? +1, फिर 5/2 पाई पर, 5/2 पाई मतलब कि 450 डिग्री, 450 डिग्री पर फिर से कहां जाएगा? 0 पर। उसके बाद 540 डिग्री पर मतलब कि 3 पाई, 3 पाई पर ये फिर से -1 पर चला जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता है। अब दोनों ग्राफ में कितने का डिफरेंस है? दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसाइन वेव। ये भी ऑसिलेशन को एक्सप्लेन करने के काम में आ सकता है। रिपीटेशन तो हो रहा है ना, रिपीट हो रही है वैल्यू, +1 0 -1 0 +1 0 -1 0, तो ये भी रिपीट कर रहा है। अगर हम पेंडुलम के ऑसिलेशन को यहां से दिखाते हैं, मीन पोजीशन से, हम बोलते हैं कि ये मीन पोजीशन से चलना शुरू कर रहा है, और मीन पोजीशन से पहले इस तरफ जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इस तरफ जाएगा, फिर वापस आएगा, तो कितना ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा? 1 ऑसिलेशन। तब हम इस ऑसिलेशन को साइन वेव से रिप्रेजेंट करेंगे, तब हम इस ऑसिलेशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? साइन वेव से। +a 0 -a 0, देख लीजिए यहाँ पर ये 0 है, इधर जो एम्पलीट्यूड है वो +a है, इधर जो एम्पलीट्यूड है वो -a है। 0 +a 0 -a 0, 1 ऑसिलेशन कंप्लीटेड। अच्छा, अगर ऑसिलेशन यहां से स्टार्ट हो, इस पोजीशन से स्टार्ट हो, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको कोसाइन वेव से रिप्रेजेंट करेंगे। देख लीजिए ध्यान से, हमें पेंडुलम को चलाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेस करना पड़ेगा, अपने आप मीन पोजीशन से थोड़ी चल पड़ेगा ये, तो कोसाइन वेव से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा उसको। यहां पर हम, ये मीन पोजीशन पर था, मैंने मीन पोजीशन से इसको डिस्प्लेस करके इस पोजीशन पर लेकर के आया, तो इस पोजीशन पर लाने के बाद ही तो मुझे रिलीज करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा, यहां से ऑसिलेशन स्टार्ट होगा। दिस इज द पोजीशन फ्रॉम वेयर द ऑसिलेशन इज स्टार्टिंग। ये वाइब्रेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है। अगर वाइब्रेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर एम्पलीट्यूड कितना है? +a, तो +a मतलब कि +1, तो यहां से रिप्रेजेंट करेंगे कि जब टाइम 0 था उस समय पर ये कहां पर था? ये +a पर था। फिर ये मीन पोजीशन की तरफ बढ़ा, कहां पर आ गया? 0 पर आ गया। फिर ये मीन पोजीशन से दूसरी तरफ बढ़ा, कहां पर आ गया? -a पर आ गया। ये माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ट्रफ है और जो ये क्रस्ट है वो +a को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ट्रफ है वो -a को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये -a पर आ गया। फिर -a पर आने के बाद फिर से कहां पर आया? 0 पर। फिर से ये 0 पर आया, तो क्या एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया क्या? आंसर है नो, अभी एक ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं हुआ, इसको फिर से इस पोजीशन पे आना पड़ेगा। यहां से चला, स्टार्टिंग यहां से हो रही है फर्स्ट, फिर यहां पहुंचा सेकंड, फिर ये आगे निकल गया थर्ड पोजीशन, फिर ये वापस आया फोर्थ पोजीशन, फिर यहां पर आया ये फिफ्थ पोजीशन।
यहां पर ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। अगर ये पेंडुलम यहां से स्टार्ट हो रहा है इस पोजीशन से, तो ये ऐसा ऑसिलेट करता हुआ वापस यहीं पर आएगा, तब वन ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। तो वापस यहीं पर आएगा तो कितना एम्पलीट्यूड है, +1, और यू कैन से दैट +a। तो फिर ये ऐसा ऑसिलेट करता हुआ इस पोजीशन पर पहुंचेगा, और देख लीजिए फेज कितना है, फेज है 2 पाई, मतलब कि वन ऑसिलेशन कंप्लीट होगी। यहां पर फेज कितना है 2 पाई, मतलब कि वन ऑसिलेशन क्या हो चुका है, वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुका है। तो ये वाली वेव को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं क्या, रिप्रेजेंट करने के लिए पीरियोडिक मोशन, और यू कैन से दैट ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस को रिप्रेजेंट करने के भी काम आ सकता है, बिकॉज ऑसिलेशन इज आल्सो ए पीरियोडिक मोशन। ओके, तो अब हमें समझ आ गया कि हम अपने फंक्शंस के अंदर जो भी ऑसिलेशन के हम लोग फंक्शंस लिखेंगे, इक्वेशंस लिखेंगे, उन इक्वेशंस में साइन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं और कोसाइन फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को रिपीट करेंगे आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर ए सर्टेन वैल्यू। एक निश्चित वैल्यू के बाद में ये अपने जो भी आंसर्स हैं उनको क्या करेंगे, उनको रिपीट करेंगे। जैसे ये +1 -1 आ रहा था। तो पेंडुलम अगर मीन पोजीशन से ऑसिलेट करना स्टार्ट कर रहा है, ये ऐसा ऑसिलेशन कर रहा है, मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तब हम उसको साइन वेव से रिप्रेजेंट करेंगे, साइन फंक्शन से लिखेंगे। और अगर पेंडुलम इस पोजीशन से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहा है, तो ये ऐसा ऑसिलेट करता हुआ फिर वापस यहीं पर आएगा, तब जाकर के वन ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। ये वेव बनेगी इसकी, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं यहां तक। दिस इज द वेव विच इज रिप्रेजेंटिंग वन ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम। ये वन ऑसिलेशन को बता रही है, ये वाली वेव यहां तक। तो इसको कोसाइन वेव से रिप्रेजेंट करेंगे अगर यहां से स्टार्ट करेगा। अब दोनों में कितने का डिफरेंस है, दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, दोनों में फेज डिफरेंस है π/2 का। दोनों वेव्स में कितना फेज डिफरेंस है, तो आंसर है π/2 का। देखिए जब ये π/2 पर पहुंचता है तब इसकी वैल्यू +1 होती है, जब ये π/2 पर आता है तब इसकी वैल्यू +1 होती है, और जब ये 0 पर था तब इसकी वैल्यू +1 थी। अब ये आगे जाएगा तो ये उस समय पर 0 पर पहुंच जाएगा। तो क्या होगा, जब ये चलना स्टार्ट करता है तब इसकी वैल्यू 0 थी, और जब ये चलना स्टार्ट करता है इसकी वैल्यू कितनी थी, +1 थी। π/2 ट्रेवल करने के बाद, मतलब कि इतना आगे बढ़ने के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, +1, और इसका डिस्प्लेसमेंट कहां आ जाएगा, 0 पर आ जाएगा। तो आप जब इनको माइनस करेंगे इन दोनों फेजेस को, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, द फेज डिफरेंस इन दीज टू वेव्स आर π/2। अभी बताया मैंने, एक पेंडुलम तो मीन पोजीशन से चलना शुरू कर रहा है, तो मीन पोजीशन से वो तो यहां तक पहुंचेगा, तब उसका डिस्प्लेसमेंट होगा +a। और एक पेंडुलम यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, ये ऑलरेडी किस पर है, ये ऑलरेडी +a पर है, तो मतलब इसका फेज कितना आगे था, π/2। तो अगर हम दो पेंडुलम का कंपैरिजन करेंगे, एक पेंडुलम मीन पोजीशन से चलना शुरू कर रहा है और एक पेंडुलम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की पोजीशन से चलना स्टार्ट कर रहा है, तो दोनों वेव्स को कंपेयर करेंगे, दोनों का फेज डिफरेंस कितना आएगा, π/2। तो फर्स्ट पेंडुलम π/2 पीछे चलेगा और सेकंड पेंडुलम जो होगा वो π/2 फेज आगे रहेगा। तो ये था पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। अब मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा, क्या होगा, तो पीरियोडिक फंक्शन यहां पर मैं लिखने वाला हूं, क्योंकि हम इन वेव्स को दोबारा से यूज करेंगे इस फंक्शन को एक्सप्लेन करने में। सो हियर आई एम राइटिंग डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे हम y से। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट लिखा हमने, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, यहां पर आप t की वैल्यूज लिखते रहेंगे। ओमेगा टी क्या होता है, ओमेगा टी बेसिकली क्या है, ओमेगा टी बेसिकली थीटा है। जैसा कि मैंने सर्कुलर मोशन में आपको कल एक्सप्लेन किया था, तो सर्कुलर मोशन के बारे में देखिए। ये वेव्स दोबारा बना लेंगे हम इन इक्वेशंस की हेल्प से, ये वेव्स को दोबारा क्रिएट करेंगे इक्वेशंस की हेल्प से। ये एक पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट कर रहा था और ये सेंटर है इसका, यहां से चल करके और इस पोजीशन तक जा रहा है, दिस पोजीशन इज बी, यहां पर पहुंच गया ये पार्टिकल बी पोजीशन पर। तो इसने कितना एंगल ट्रेवल किया, उस एंगल को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, थीटा लिखेंगे। और बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है,
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें डिस्टेंस निकालना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा स्पीड इनटू टाइम। इसकी स्पीड कितनी है तो आंसर है ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है इसकी, ओमेगा। ओमेगा वेलोसिटी से ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, सो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। और कितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंचा तो आंसर है टी टाइम में। तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया, देखिए स्पीड कितनी थी, स्पीड थी ओमेगा, कितना टाइम लिया ए से बी तक जाने में, टी टाइम लिया, और डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखेंगे, थीटा से। सो थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू टी, डब्ल्यू सॉरी नॉट डब्ल्यू, ओमेगा इंटू टी। तो ये जो थीटा था इसी को तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को तो हम लोग ओमेगा टी बोल रहे हैं। ओमेगा इज द वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंड टी इज द टाइम टेकन फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, फ्रॉम मूविंग पोजीशन ए टू बी। तो डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखेंगे, स्पीड इंटू टाइम से लिखेंगे। तो हमने लिखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड इंटू टाइम। तो थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, थीटा की वैल्यूज यहाँ लिखी हुई है, ये रही थीटा की वैल्यूज 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और रिपीटेशन हो रहा है ना, 0 +1 0 -1 0 +1 0 -1, इस तरह से रिपीट हो रही है वैल्यूज। तो इसीलिए तो हम इस साइन फंक्शन को यूज कर रहे हैं। और थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है थीटा के प्लेस पर हम ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे ना, कि यहाँ पर टाइम 0 था, जब ये यहाँ पर पहुंच गया वाइब्रेट करता हुआ तो टाइम कितना हो गया t/4, जब ये वापिस आया तो कितना टाइम हो चुका है t/2, आधा टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है क्योंकि हाफ वाइब्रेशन हो गया। फिर ये दूसरी तरफ गया, यहाँ पर टाइम हो चुका है 3/4t, फिर ये वापिस आया तो कितना टाइम हो चुका है 1 टाइम पीरियड, t टाइम। तो टाइम यहाँ पर हम लोग अगर लिखते जाएंगे तो उस केस में हमें इसकी वैल्यूज पता लगती जाएंगी, +a -a 0 +a -a 0, इस तरह से चलता रहेगा। इसी तरह से हम एक और फंक्शन का यूज कर सकते हैं, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। तो cos ओमेगा टी भी लिखा जा सकता है पीरियोडिक फंक्शंस के अंदर। तो ऑसिलेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन दो इक्वेशंस का यूज करेंगे। और ये दो इक्वेशंस कैसे बनी, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको सर्कुलर मोशन और वाइब्रेशनल मोशन दोनों एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि अल्टीमेटली इसी से तो हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो लिखा हुआ है देखो 0, यहाँ पर फेज कितना था 0, यहाँ पर फेज हो गया π/2, यहाँ पर फेज हो गया पाई, फिर यहाँ हो गया फेज 3/2 पाई, और लास्ट में फेज कितना हो जाएगा 2 पाई। तो इसी से तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचा, कितना फेज है, तो आंसर है π/2। जब यहाँ पहुंच जाएगा कितना फेज हो जाएगा, फेज हो जाएगा 180 डिग्री मतलब कि पाई। फिर जब यहाँ पहुंच जाएगा फेज कितना हो जाएगा, फेज हो जाएगा 3/2 पाई। फिर जब पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा ये फेज कितना हो जाएगा, ये फेज हो जाएगा 2 पाई। तो सर्कुलर मोशन की हेल्प से ही तो हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसी के बेसिस पर ये इक्वेशंस बनाई गई हैं। तो कल हम लोग सर्कुलर मोशन से ऑसिलेशंस की इक्वेशंस को डिराइव करना शुरू करेंगे। अब चैप्टर की स्टार्टिंग हो चुकी है, इक्वेशंस सामने आने लगी हैं। पहले तो हमने इंट्रोडक्शन ही किया था कि फेज डिफरेंस क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इस तरह से हमने डिस्कस किया था। ओके, तो कल हम इन इक्वेशंस को देखेंगे।